हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान चैप्टर 2 विलयन के अंतर्गत अपसामान्य अणुभार के बारे में। ये विलयन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत अपसामान्य अणुभार मीन्स एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले 4 वीडियो में हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं पीछे कई बार बता चुके हैं कि विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के आधार पर जो गुण निर्भर करते हैं उन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब कणों की संख्या अगर बढ़ेगी, विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो कुछ पदार्थों के गुण जैसे वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब में परिवर्तन होता है। तो ये सभी गुणधर्म जो होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। लेकिन ये अणुसंख्यक गुणधर्म जिनके बारे में अध्ययन करके आए हैं, ये सभी गुणधर्म की विशेषता ये है कि ये सभी गुणधर्म अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय। अवाष्पशील जो वाष्पित ना हो, वैद्युत अनअपघट्य मतलब जो पदार्थ ना ही आयनित होते हों और जो ना संगुणित होते हों। कह सकते हैं जो ना तो वियोजन होता हो जिनका हो और ना ही जिनका संगुणन होता हो, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ये कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो शुद्ध विलायक में मिलाए जाने पर इन पदार्थों की जो मात्रा है वो परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि ये ना तो आयनित होते हैं और ना ही संगुणित होते हैं। इसलिए इनको अनअपघट्य पदार्थ बोला जाता है। इसलिए इन पदार्थों के लिए जो प्रायोगिक मान होते हैं और प्रायोगिक मान के बाद जो कैलकुलेटेड या परिकलित मान होते हैं, दोनों ही मान इक्वल आते हैं, जिससे हम वाष्प दाब अवनमन या इन सभी अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो अपसामान्य अणुभार होगा। तो देखते हैं अपसामान्य अणुभार क्या होता है। तो अपसामान्य अणुभार को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया ये एक बीकर है और इस बीकर में एक शुद्ध विलायक लिया गया है। अब इस शुद्ध विलायक में यदि हम सबसे पहले इसमें एक अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ बोल रहे हैं, अनअपघट्य विलेय को घोला गया है। वैद्युत अनअपघट्य के मान लिया यहाँ पर ये 4 कण घोले गए, 4 कण विलायक में डाले गए। तो ये विलायक में जब मिलाए जाएंगे तो इन कणों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि ये अनअपघट्य हैं। अनअपघट्य जो होते हैं जो ना वियोजित हो सकते हैं और ना ही संगुणित हो सकते हैं, इसलिए इनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 कण मिलाए गए तो 4 ही रहेंगे, अगर 10 मिलाए जाएंगे तो 10 रहेंगे, जिसके आधार पर हम वाष्प दाब अवनमन या जो हमने पीछे भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या और संगुणधर्म पढ़े हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। और उनके जो मान होंगे वो प्रायोगिक मान और सामान्य मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम 4 कण मिला रहे हैं। तो 4 कण मिलाने पर विलयन में 4 कण ही रहेंगे, इनकी कणों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी। अब हम दूसरा बीकर लेते हैं और उस बीकर में एक वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं शुद्ध विलायक में। एक शुद्ध विलायक है और इस विलायक में मिला दिया गया वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो वियोजित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। मान लिया यहाँ पर भी हमने 4 कणों को इस विलायक में घोला, तो जैसे ही 4 कण घोले जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये तुरंत अपनी संख्या को परिवर्तित कर देंगे। मान लिया इन कणों की संख्या 8 हो गई, क्योंकि ये आयनों में टूट गया। आयनों में क्या होंगे, टूट जाएंगे। जैसे NaCl
सभी लोग जानते हैं कि जो NaCl होता है जब आयनित होता है तो Na प्लस वह Cl माइनस बनाता है। तो यहाँ पर अगर इसका एक कण है तो इसके यहाँ पर 2 कण हो जाएंगे। अगर 4 कण होंगे तो यहाँ पर 4 और 4 8 कण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कणों की संख्या क्या हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वैद्युत अपघट्ट के यहाँ पर 4 कण मिलाने पर ये 8 कण हो गए, मीन्स यहाँ पर मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब मात्रा बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, जब हम मान लिया परासरण दाब ज्ञात कर रहे हैं, परासरण दाब ज्ञात करते समय वहाँ पर जब उसका अणुभार रखेंगे तो वहाँ पर 4 कणों के आधार पर रखा जाएगा। लेकिन जब उसका अगर हम एक्सपेरिमेंट ये करके उसका प्रायोगिक मान निकालेंगे तो या प्रेक्षित मान निकालेंगे तो प्रेक्षित मान में वहाँ पर कणों की संख्या कितनी हो चुकी होगी, 8 हो चुकी होगी। लेकिन जब हम गणना करेंगे, परिकलित करेंगे तो वहाँ पर कणों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब प्रायोगिक मान अलग आएगा और परिकलित या कैलकुलेटेड जो मान होगा वो अलग आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके अणुभार में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये पदार्थ जो है वो क्या हो गया, आयनित हो गया या वियोजित हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि वैद्युत अपघट्ट का अणुभार जो है यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये पदार्थ जो होंगे वो क्या हो गए, विलयन में आयनित हो गए हैं, इसलिए इनके मान अब बराबर नहीं आएंगे। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। फिर से एक हम बीकर में एक शुद्ध विलायक लेंगे और इसमें फिर से एक विलेय पदार्थ घोला गया, लेकिन ये संगुणित विलेय है, एसोसिएटेड संगुणित विलेय। इसकी क्या विशेषता होती है कि इसके अणु आपस में जुड़ जाते हैं। 2 अणु आपस में जुड़ गए, जैसे एक अणु ये जुड़ गया, ये 2 अणु आपस में जुड़ गए, ये 2 अणु जुड़ गए, 2 या 3 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। मान लिया यहाँ पर 2 अणु जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर कि जब 2 अणु जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर अणुओं की संख्या 4 थी, अब अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो अणुओं की संख्या घट गई। फिर से अगर हम प्रायोगिक मान निकालेंगे और कैलकुलेटेड मान निकालेंगे तो दोनों मान जो होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, क्योंकि वहाँ प्रायोगिक मान जब निकाल रहे होंगे तो वहाँ पर कणों की संख्या 2 होगी, और जब परिकलित मान निकाल रहे होंगे फार्मूले में तो वहाँ कणों की संख्या हम 4 रख कर निकालेंगे। तो इस प्रकार से इनके जो मान आएंगे वो क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो संगुणित पदार्थ जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड है, CH3COOH, और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो विलयन में जैसे ही पहुँचेंगे इसके अणु आपस में इस प्रकार से एसोसिएट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो कणों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, पहले से आधी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 कण हैं तो यहाँ पर बचेगा अब 1 ही कण बचेगा। कणों की संख्या क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी संगुणित होने पर, और जो वैद्युत अपघट्ट है वो कणों की संख्या पहले से क्या हो जाती है, दूनी हो जाती है। 1 + 1, यहाँ पर 2 कण हो जाएंगे, यहाँ पर 2 से 1 कण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अणुभार जो होता है वो क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। किन पदार्थों के अणुभार, जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं जिन्हें हम वियोजित पदार्थ बोलते हैं, या जो कैसे होते हैं, जो संगुणित होने वाले पदार्थ होते हैं। तो संगुणित पदार्थों के लिए अणुभार या वियोजित होने वाले पदार्थों के लिए अणुभार जो होते हैं उनके मान क्या होंगे, वो सामान्य अणुभार से उनके मान जो होंगे वो परिवर्तित आएंगे या भिन्न हो जाएंगे, या तो मान उनका बढ़ जाएगा या तो उनका मान घट जाएगा। ठीक है, इसलिए इस अणुभार को हम बोलेंगे अपसामान्य अणुभार। क्या बोलेंगे हम लोग, अपसामान्य अणुभार। तो स्टूडेंट्स इस जो है उदाहरण के द्वारा समझ में आया होगा कि जो वैद्युत अपघट्ट या संगुणित पदार्थ होते हैं इनके लिए जो अणुसंख्यक गुणधर्म के जो मान निकाले जाएंगे वो सामान्य वैद्युत अनपघट्ट के लिए निकाले गए अणुसंख्यक गुणधर्म के मान से इनके मान जो होंगे भिन्न आएंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो अणुभार बढ़ जाएगा या तो अणुभार घट जाएगा। तो इसके आधार पर हम अब सामान्य अणुभार की परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा होगी, जब एक अणुसंख्य गुण के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का
यहाँ पर हमने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकालेंगे वो प्रेक्षित मान हो जाएगी, और जो हम कैलकुलेट से निकालेंगे, फार्मूले से निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, उसका परिकलित या सामान्य मान हो जाएगा। पदार्थ का प्रेक्षित या प्रायोगिक अणुभार, पदार्थ के सामान्य या परिकलित अणुभार से भिन्न होता है। क्या होगा, किसी पदार्थ का जो प्रायोगिक अणुभार जो होगा उसके जो कैलकुलेटेड अणुभार से होगा क्या होगा, भिन्न होगा। तो इस प्रकार के अणु संख्या, इस प्रकार के प्रेक्षित अणुभार को, कैसे, प्रेक्षित अणुभार को अपसामान्य अणुभार कहें। कौन से अणुभार को, अपसामान्य, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रेक्षित है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक वैल्यू है, प्रायोगिक मान है, वो मान जो होगा वो उसके सामान्य अणुभार से या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो जो बढ़ा या घटा जो मान हुआ प्रेक्षित, ये अणुभार ही क्या कहलाएगा, अपसामान्य अणुभार कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि अणुसंख्यक अणुभार की क्या परिभाषा होगी कि कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म है उसके आधार पर उसका प्रेक्षित मान निकाला जाए, चाहे हम परासरण दाब का प्रयोग करके निकालें या हिमांक के अवनमन या क्वथनांक के उन्नयन के द्वारा निकालें, तो उसका प्रेक्षित मान निकाला जाए, प्रेक्षित मान द्वारा अणुभार निकाला जाए, और फिर फार्मूले के द्वारा उसका अणुभार निकाला जाए। तो देखा गया कि जो प्रेक्षित जो मान आएगा वो सामान्य अणुभार से अधिक आ जाएगा, तो उस अणुभार को ही बोलेंगे हम अपसामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है, इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जो है इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है या इसका अपसामान्य अणुभार का कारण क्या होता है, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अपसामान्य अणुभार में हमने दो चीज़ें बताई, एक तो प्रायोगिक मान और दूसरा जो है परिकलित मान। दोनों के मानों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो मान लिया कि परासरण दाब का मान निकाला जा रहा है, तो परासरण दाब का जो फार्मूला होता है पाई इक्वल टू WRT अपान MV। M यहाँ पर क्या है, अणुभार है। M क्या है, अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या है, परासरण दाब के विपरीत है। मतलब अणुसंख्य गुणधर्म का मान अगर देखेंगे अणुभार पर तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो अपसामान्य अणुभार है, अपसामान्य अणुभार जो समानुपाती होगा विलयन के अणु संख्य गुणधर्म के। अपसामान्य अणुभार जो होता है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के समानुपाती होता है, या कह सकते हैं कि इसका जो मान होता है विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है विलयन में विलय के कणों संख्या। तो कह सकते हैं समानुपाती हो जाएगा विलयन में विलय के कण की संख्या के समानुपाती होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, अगर हम देखेंगे जैसे वाष्प दाब अवनमन निकालें, वाष्प दाब का अवनमन निकालें, अवनमन का फार्मूला लिखें, या हम क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, किसी कोई फार्मूला लिखें, तो वहाँ पर अणुभार जो होगा वो उसके व्युत्क्रमानुपाती आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होता है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट।
मतलब अणुभार बढ़ेगा और तो अणुसंख्यक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, कम हो जाएगा, अणुसंख्यक गुण जो होंगे वो घटते जाएंगे। तो यहाँ पर इसके आधार पर आप सामान्य अणुभार में जो रिलेशनशिप आएगा वो अब सामान्य अणुभार इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या जो समानुपाती होगा विलयन में विलय के कण, विलयन में विलय के कण या व्युत्क्रमानुपाती होगा विलय के अणुभार के, विलय के अणुभार के, विलय के अणुभार। मतलब विलयन में अगर विलय का अणुभार बढ़ेगा तो अब सामान्य अणुभार जो होगा घट जाएगा, या इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार लिखेंगे यहाँ पर, विलय का अणुभार व्युत्क्रमानुपाती अपसामान्य अणुभार। मतलब विलय का अणुभार और अपसामान्य अणुभार एक दूसरे व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर अपसामान्य अणुभार घटता है तो विलय का अणुभार बढ़ जाएगा, अगर अपसामान्य अणुभार बढ़ता है तो विलय का अणुभार घट जाएगा। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी जो है अपसामान्य अणुभार का हम फार्मूला अध्ययन कर रहे थे। अब इसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे विलय के अणुभार का कारण जो है अपसामान्य अणुभार का कारण क्या होगा। तो देखिए विलय का अणुभार व्युत्क्रमानुपाती होता है अपसामान्य अणुभार या व्युत्क्रमानुपाती विलय के कणों की संख्या। कहने का मतलब विलय के कणों की संख्या या अणुसंख्यक गुणधर्म अगर बढ़ेंगे तो जो है अणुभार जो होंगे उसी अनुपात में घटता जाएगा। तो देखिए अलग अलग पदार्थों के लिए उसके मान निकाले गए हैं। तो नंबर 1 हम अध्ययन करेंगे वैद्युत अन अपघट्य विलय के लिए, विलय के लिए। तो वैद्युत अनपघट्य विलय जैसे हमारे पास यूरिया हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, ये ऐसे पदार्थ हैं जो विलयन में ना आयनित होते हैं ना ही संगुणित होते हैं। तो इनके कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलय के कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे इनके अणुभार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो है जो विलय विलयन में वियोजित होते हैं, वियोजित होते हैं या वैद्युत अपघट्य के लिए, वैद्युत अपघट्य विलय के लिए। तो वैद्युत अपघट्य विलय जैसे NaCl, BaCl2, Al2SO4 का कुल थ्राइस। ये पदार्थ क्या होते हैं, जैसे ही विलयन में घोला जाएगा तो ये आयनित होना शुरू हो जाते हैं। जब आयनित होंगे तो उनकी मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बताया था यहाँ पर इसका अगर 1 मोल है तो एक मिलकर 2 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो गई। जब विलयन में घोला गया तो इनका जो कणों की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे इनका जो प्रेक्षित मान होगा, जो प्रायोगिक मान होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी, जिससे अणुभार क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं उनके अणुभार जो होते हैं सामान्य अणुभार से कम हो जाते हैं। कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो है कणों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हम NaCl के लिए देखें, NaCl का अगर पूर्ण रूप से वियोजन हो रहा है या आयनन हो रहा है विलयन में, तो इसके 2 मोल बनेंगे, तो इसका अणुभार पहले से आधा हो जाएगा। NaCl है, KCl है, इनका अणुभार पहले का आधा हो जाएगा, क्योंकि अणुओं की संख्या पहले से 2 गुनी हो गई है। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार होगा जो विलयन में
संगुणित होते हैं, एसोसिएटेड, संगुणित होते हैं। संगुणित का हमने ये उदाहरण लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल। तो संगुणन में होता क्या है कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच क्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये डाइमर या ट्राइमर बना देते हैं, जैसे यहाँ पर डाइमर बना रहा है, जिससे अणुओं की संख्या पहले से कम हो गई। जो 2 अणु थे वो एक अणु में परिवर्तित हो जाएगा। जब अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो विलय के अणुओं की संख्या कम होने से विलय का अणुभार जो होगा वो बढ़ जाएगा, जो कि अब सामान्य अणुभार होगा। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि अब सामान्य अणुभार किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं कि अगर वैद्युत अनपगट्य है तो उनका जो है परकलित मान प्रयोग मान बराबर आएगा, जिससे वो अब सामान्य अणुभार प्रदर्शित नहीं करेंगे। लेकिन अगर वियोजित होने वाले पदार्थ हैं, मीन्स वैद्युत अपगट्य हैं, तो आयनन होने से मात्रा बढ़ेगी, विलय की कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ने से अणुभार घट जाएगा। लेकिन जो संगुणित होने वाले पदार्थ हैं जिनमें अणुओं की संख्या घटेगी, अणुओं की संख्या घटेगी, तो उनका जो अणुभार होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे वियोजित पदार्थ मीन्स वैद्युत अपगट्य और संगुणित होने वाले पदार्थ, ये दोनों पदार्थ जो होते हैं वो अब सामान्य अणुभार प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा अब सामान्य अणुभार क्या होता है। अब इसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे वांट ऑफ गुणक या वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वांट ऑफ गुणक, जिसे कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वियोजित या संगुणित होने वाले पदार्थों के जो प्रायोगिक मान होंगे और जो परकलित मान होंगे उनमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिससे जो है इनका रेशियो निकाला गया। वांट ऑफ ने क्या किया, इनका एक अनुपात निकाला, वो अनुपात ही वांट ऑफ गुणक आई कहलाता है। तो क्या होता है, अभी हमने बताया था कि जो प्रायोगिक मान होगा या प्रेक्षित मान जो होगा वो वियोजित होने वाले पदार्थ या समूह पदार्थों के लिए बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो प्रेक्षित या प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, अपान परिकलित क्या बोलेंगे हम, परिकलित या सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, गुण लिखूँ, गुणधर्म नहीं गुण लिखेंगे सॉरी, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि प्रेक्षित या प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म गुण हो, और जो हम फार्मूले से द्वारा अणुसंख्य गुणधर्म निकालें, इन दोनों का जो अनुपात नहीं होगा वो अनुपात ही जो है क्या कहलाता है, वांट ऑफ गुणक कहलाता है। इसके आधार पर हम लोग जो है वांट ऑफ गुणक की डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी क्या डिफिनीशन होगी, किसी असंख्यक गुणधर्म के लिए, किसी अणुसंख्य गुण के लिए पदार्थ का प्रेक्षित मीन्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान तथा परिकलित मीन्स क्या होता है, जो गणना करके निकाला जाए। परकलित मान मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू का अनुपात क्या कहलाता है, वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है।
तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि वन टॉप फैक्टर क्या होता है कि किसी अड़संग गुणधर्म के लिए पदार्थ का जो प्रेक्षित मान होगा, जो हम प्रयोग से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे वो मान, और जो कैलकुलेशन करके निकाला जाएगा फार्मूले में रख के परिकलित मान, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो अनुपात ही वांट ऑफ गुणक आई कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं वांट ऑफ गुणक आई कह सकते हैं। अड़संग गुणधर्म को या आप सामान्य अणुभार को हम डेल्टा से लिखते हैं, तो यहाँ लिखा जाता है इसको डेल्टा ऑब्जर्व्ड, नीचे लिख सकते हैं डेल्टा कैलकुलेटेड। और अड़संग गुणधर्म के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं कि अड़संग गुणधर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, वाष्प दाब में अवनमन होता है, तो लिख सकते हैं इसको वाष्प दाब के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा टी ऑब्जर्व, मतलब जो तुम्हारे वैद्युत अपघट्ट या संगृहित होने वाले पदार्थ हैं उनके लिए वाष्प दाब अवनमन निकाला जाए एक्सपेरिमेंट द्वारा और फिर कैलकुलेशन द्वारा निकाला जाए, तो इनका जो अनुपात आएगा ये अनुपात भी वांट ऑफ गुणक कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से वियोजित या संगृहित होने वाले पदार्थों के लिए क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी निकाला जाए, तो डेल्टा बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्रेक्षित मान और डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड मान। ठीक है, इनका भी अनुपात वांट ऑफ गुणक या वांट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम हिमांक के अवनमन के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड और डेल्टा टी कैलकुलेटेड, मतलब हिमांक के अवनमन का प्रेक्षित मान और हिमांक के अवनमन का कैलकुलेटेड मान का अनुपात जो होगा वो भी वांट ऑफ गुणक कहलाता है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं पाई मीन्स परासरण दाब, तो पाई ऑब्जर्व्ड और पाई कैलकुलेटेड, मतलब जो है परासरण दाब का प्रेक्षित मान या प्रयोग मान और परासरण दाब का परिकलित या सामान्य मान, इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाएगा, वांट ऑफ गुणक कहलाएगा। तो समझ में आया होगा कि वांट ऑफ गुणक क्या होता है। अड़संग गुणधर्म का जो प्रायोगिक और जो कैलकुलेटेड मान होगा, इनका रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, वांट ऑफ गुणक कहलाता है। अड़संग गुणधर्म ये 4 प्रकार के हम लोग पढ़ चुके हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और जो है परासरण दाब। तो इनके आधार पर भी वांट ऑफ गुणक की डिफिनीशन हम लिख सकते हैं। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था जो असामान्य अणुभार है वो निर्भर करता है कि विलयन में विलय के कणों की संख्या कितनी है, तो इसके आधार पर भी हम इसका एक फार्मूला निकाल सकते हैं, I इक्वल टू संगुणन या वियोजन के पश्चात विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या, क्योंकि हमने बताया था पीछे कि डेल्टा समानुपाती था विलय के कण, तो जब संगुणन हो जाएगा या वियोजन हो जाएगा उसके पश्चात विलय कणों की संख्या कितनी होगी, और संगुणन या वियोजन के पूर्व विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या। तो वांट ऑफ गुणक की परिभाषा इसके आधार पर लिख सकते हैं कि संगुणन या वियोजन के पश्चात विलय के कणों संख्या तथा संगुणन या वियोजन के पूर्व विलय के कणों संख्या का अनुपात वांट ऑफ गुणक कहलाता है। अब अभी पीछे हमने अब सामान्य अणुभार में बताया था कि विलय के कणों की संख्या या अड़संग गुणधर्म जो होता है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो वहाँ पर हमने लिखा था कि डेल्टा व्युत्क्रमानुपाती था अणुभार के। तो जब अणुभार के रूप में अब हम वांट ऑफ गुणक की परिभाषा लिखेंगे तो अणुभार के रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर परिकलित मान ऊपर आ जाएगा
और इसका जो प्रेक्षित अणुभार होगा वो नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे पदार्थ का प्रेक्षित परिकलित अणुभार अपान पदार्थ का प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा होगा, अणुभार होगा, ये कैलकुलेटेड अणुभार ऊपर चला जाएगा और जो तुम्हारा ऑब्जर्व या प्रयोगों द्वारा जो निकाला जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे आ जाएगी। ऑब्जर्व जो अणुभार होगा जो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे ये क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वांट ऑफ गुणक के हमने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े, इनके आधार पर अलग डिफिनेशन लिखे जा सकते हैं। ये अर्धसंख्यक के गुणधर्म के आधार पर वांट ऑफ गुणक हो गया, ये विलय की कणों की संख्या के आधार पर वांट ऑफ गुणक हो गया, और यहाँ पर जो है तुम्हारा अणुभार के आधार पर वांट ऑफ गुणक हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा जो है वांट ऑफ गुणक क्या होता है। अब वांट ऑफ गुणक की वैल्यू हम विभिन्न पदार्थों के लिए निकाल सकते हैं। इसको नोट में लिख लें, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई की वैल्यू देखिए, वैद्युत अपघट्य अनअपघट्य पहले पढ़ेंगे। वैद्युत अनअपघट्य विलय के लिए आई की वैल्यू क्या होगी। देख पीछे बताया था अभी कि वैद्युत अनअपघट्य जो होते हैं ये विलय में संगुणित होते हैं, उन्हें आयनित होते हैं, इसलिए इनके प्रेक्षित मान और प्रयोग मान दोनों मान क्या होंगे, बराबर आएंगे। अगर इसका मान 1 है तो इसका भी मान 1 है, तो 1/1, तो आई इक्वल टू 1 ही रहेगा। आई इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये हो गया नंबर फर्स्ट। सेकंड, वैद्युत अपघट्य के लिए, वैद्युत अपघट्य विलय के लिए, तो वैद्युत अपघट्य या वियोजित होने वाले पदार्थों के लिए अभी बताया था कि जैसे NaCl है, तो NaCl को जब आयनों में जब वियोजित किया, जब जो है विलयन में घोला जाता है तो आयनों में वियोजित हो जाएगा, जिससे आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इसका जो प्रायोगिक मान होगा, जो प्रेक्षित या प्रयोग मान होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, दूना हो जाएगा। NaCl के लिए तो दूना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे प्रयोग मान तो हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, और इसका प्राकृतिक मान रखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, एक अणु 2 अणुओं में, 2 आयनों में टूट रहा है, 2/1 आएगा। तो आई की वैल्यू जो होगी अगर निकालेंगे तो आई इज ग्रेटर देन 1 आएगा। मतलब यहाँ पर वैद्युत अपघट्य विलय के लिए वांट ऑफ गुणक की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होगी, मोर देन या ग्रेटर देन 1 होती है। तीसरा, संगुणित विलय के लिए, तो संगुणित विलय जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, कणों की संख्या को घटा देते हैं। जैसे हमने भाई एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल का उदाहरण द्वारा समझाया था, तो अणुओं की संख्या घट जाती है। तो यहाँ पर उसको उदाहरण द्वारा फिर से समझते हैं। जैसे हमने एसिटिक एसिड ले लिया, एथेनोइक एसिटिक एसिड CaCO2। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं तो ये क्या होंगे, ये आपस में संगुणित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब 2 से ये 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, प्रेक्षित या प्रयोग मान। प्रयोग मान हो गया 1 और सामान्य या प्रकृत मान कितना था, 2 था, तो ये क्या हो गया 0.5। 0.5 क्या है, 1 से छोटा हो, इसलिए आई की जो वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1 हो जाएगी। मतलब क्या होगा, आई जो वांट ऑफ गुणक है उसका मान 1 से छोटा होगा। तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि यदि आई का मान 1 है तो पदार्थ क्या होगा, अनअपघट्य होगा, अपघट्य होगा या संगुणित होने वाला पदार्थ होगा। इसी प्रकार पूछ सकते हैं कि आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो पदार्थ क्या होगा, संगुणित होगा, होने वाला पदार्थ होगा। अगर आई की वैल्यू मोर देन 1 है, 1 से अधिक है, तो पदार्थ क्या होगा, वैद्युत अपघट्य होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा वांट ऑफ गुणक क्या होता है। अब हम इसके आधार पर अणुसंख्यक गुणधर्म
के कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जो पीछे पढ़ के आए हैं वैद्युत अनपघट्ट के लिए, वही फार्मूले यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट के लिए हम स्टडी करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टडी करेंगे वैद्युत अपघट्ट या संगुणित पदार्थों के लिए विलयनों के लिए अणुसंघ गुणधर्म के समीकरण क्या होंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले अध्ययन किया था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला था ये वैद्युत अनपघट्ट के लिए है। ये किसके लिए है? वैद्युत अनपघट्ट के लिए। लेकिन अगर हम यही फार्मूला अप्लाई करें वैद्युत अपघट्ट या संयुक्त पदार्थों के लिए तो इनके मान परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अणुभार हैं वो बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्रा या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम वैद्युत अपघट्ट या संयुक्त होने पदार्थों के लिए अगर हम राउल्ट का नियम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। राउल्ट का नियम यहाँ पर क्या होगा, संशोधित रूप में P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, ये विलय के मोल प्रभाज के तो बराबर, विलय के मोल अंश के बराबर तो है, लेकिन विलय का मोल अंश जो होगा वो 1/2 फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए I इंटू विलय के मोल अंश के बराबर हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, डेल्टा TB इक्वल टू KF इंटू मोललता, KB इंटू मोललता। तो ये फार्मूला वैद्युत अनपघट्ट के लिए है, लेकिन यही फार्मूला जो अपघट्ट या संयुक्त पदार्थों के लिए अप्लाई करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोललता। तो इस प्रकार से परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार से हिमांक का अवनमन हम लोगों ने स्टडी किया था। तो अनपघट्ट के लिए फॉर्मूला जो आया था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोललता। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा जब हम अपघट्ट या संयुक्त पदार्थों के लिए निकालेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू I 1/2 गुणक इंटू यहाँ पर KB होगा, यहाँ पर KF इंटू मोललता। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था परासरण दाब। तो पाई इक्वल टू पढ़ा था हम लोगों ने फार्मूला nRT अपान V, या कह सकते हैं CRT अपान V। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इक्वल टू ICRT, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम वैद्युत अपघट्ट या संयुक्त पदार्थों निकालेंगे तो 1/2 गुणक से इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि जो पीछे हम लोगों ने अणुसंघ गुणधर्म पढ़े थे वैद्युत अनपघट्ट पदार्थों के लिए, अगर उनको हम अप्लाई करना है अपघट्ट या संयुक्त पदार्थों के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो मात्रा है मोल अंश की या मोललता की, उसको हम क्या करेंगे 1/2 गुणक से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये फार्मूले आएंगे, ये वैद्युत अपघट्ट या संयुक्त पदार्थों के लिए इनके द्वारा हम मान निकाल सकते हैं अणुभार की। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे विलयन में विलय के वियोजन या संयोजन की मात्रा की गणना। अभी स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे 1/2 गुणक। तो वियोजन या संयोजन पदार्थों के लिए
हमने वन टॉप गुणक का मान बताया था। देखिए अगर मान लिया हमारे पास NaCl है और NaCl का 1 मोल है और ये 100% आयनन है, मतलब ये वियोजन इसका पूर्ण रूप से, मतलब जितनी मात्रा ली जाएगी वो पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो रही है। तो अगर 1 मोल लेंगे तो ये 1 मोल Na बनेगा और प्लस 1 मोल Cl बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो I की वैल्यू होगी वो 2 मोल हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अभी बताया कि एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH। अब ये संगुणित होकर इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे, डाइमर बना लेंगे। तो अगर इसके 2 मोल हैं तो 2 मोल 1 मोल में परिवर्तित हो जाएगा, कणों की संख्या आधी हो जाएगी। तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1/2 इक्वल टू 0.5। लेकिन ये I की वैल्यू 0.5 या 2 कब होगी, ये केवल 2 होगा क्योंकि अनुपात है। तो जब आयनन या संगुणन 100% हो, 100% संगुणन हो रहा हो। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि संगुणन या आयनन 100% हो रहा हो सकता है 20% हो रहा हो, 70% हो रहा हो, 80% हो रहा हो। तो जो संगुणन हो रहा है या जो आयनन हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है, विलयन में विलय के वियोजन या संगुणन की मात्रा कितनी है, इसकी गणना भी हम वन टॉप फैक्टर के द्वारा कर सकते हैं। तो हम स्टडी करने वाले हैं विलयन में विलय के वियोजन या संगुणन की मात्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण के द्वारा वियोजन की मात्रा की गणना। वियोजन की मात्रा की गणना। तो देखिए जो पदार्थ डिसोसिएट होते हैं या वैद्युत अपघट्य होते हैं वो वियोजित होते हैं। तो इसको हम NaCl के उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे। मान लिया NaCl है तो NaCl कैसे आयनित होगा, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पर जब इसका आयन नहीं हो रहा है T और 0 टाइम पर, इसका 1 मोल है तो ये 0 0 डिसोसिएशन 0 है आफ्टर T टाइम, T समय पर। मान लिया इसका अल्फा मोल Na आयन बन रहा है, अल्फा मोल Cl आयन बन रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, अब I फैक्टर की जो है वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, प्रायोगिक मान। तो प्रायोगिक मान हो गया हमारा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और जो तुम्हारा परिकलित मान था, कैलकुलेटेड मान है वो क्या होगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 तो इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यू एक क्रॉस हो जाएगी, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब अगर हमें अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा I माइनस 1। इस फार्मूले की सहायता से हम वियोजन कितना हो रहा है ये हम डिटरमाइन या फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया BaCl2 और ये Ba2 प्लस आयन बनाएगा, 2 प्लस आयन और 2Cl माइनस। अब T बराबर 0 टाइम पर इस 1 मोल है, ये 0 मोल। T टाइम, T समय पर अल्फ़ा इसके बनेंगे तो 2 मोल 2 अल्फ़ा इसके हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। I का फार्मूला हम लोगों ने अभी स्टडी किया। तो I इक्वल टू क्या होगा, वियोजन के बाद कणों की संख्या 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा और वियोजन से पूर्व 1, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आएगी क्या आएगी, I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा, देन अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू I माइनस 1 या अल्फ़ा इक्वल टू आएगा I माइनस 1/2। इसी प्रकार से हम किसी भी वियोजित या आयनित होने वाले पदार्थ या वैद्युत अपघट्य के लिए जो वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम किसी वियोजित होने वाले पदार्थ के लिए फार्मूला डिस्कस करेंगे। मान लिया ये एक वियोजित होने वाला वैद्युत अपघट्य Na है और वियोजन होने पर An है, वियोजित होने पर Na आयन
बना रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो Na प्लस या Na माइनस आयन बना रहा है, तो इसका अगर t बराबर 0 टाइम पर 1 मोल है तो ये 0 मोल होगा। t समय पर ये 1 माइनस अल्फ़ा बनाएगा, तो ये n अल्फ़ा बनाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणक की जो परिभाषा थी, वियोजन के पश्चात अणु हो गए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा अपान प्रारंभिक मोल हो गए 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। अब हम 1 को इधर लाएंगे तो i माइनस 1 आएगा और इसको उल्टा करके लिख लेंगे n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। तो i माइनस 1 होगा यहाँ पर, ये भी i माइनस 1 होगा, इक्वल टू n कामन हो जाएगा, सॉरी अल्फ़ा कामन हो जाएगा। अल्फ़ा जब कामन होगा तो बचेगा यहाँ पर n माइनस 1, अल्फ़ा कामन होगा n माइनस 1। इस फार्मूले की सहायता से हम वियोजन की मात्रा जो हमें निकालनी है यहाँ पर अल्फ़ा की गणना कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू आएगा फार्मूला i माइनस 1 अपान n माइनस 1। इस फार्मूले की सहायता से किसी पदार्थ के वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने ये वियोजन की मात्रा की गणना का जो है उदाहरण के द्वारा, और ये किसी भी पदार्थ के लिए वियोजन की मात्रा के लिए फार्मूला अध्ययन किया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे संयोजन की मात्रा की गणना। संयोजन की मात्रा की गणना। संयोजन की मात्रा गणना के लिए भी हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। मान लिया ये हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड है और ये संगुणित होकर CH3COO का होल ट्वाइस बनाता है, CH3COOH का होल ट्वाइस बनाता है। तो T बराबर 0 टाइम पर इसका अगर मान लिया ये 1 मोल है तो ये 0 मोल होंगे। T समय पर ये मात्रा अगर 1 माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ मात्रा पहले से क्या होगी, आधी हो जाएगी, तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगी। तो I का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या था, I इक्वल टू वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, और वियोजन से पूर्व 1 है तो फार्मूला बन जाएगा I इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये I मीन्स वांट ऑफ गुणक निकालने का फार्मूला है। अगर और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये I माइनस 1 हो जाएगा, I माइनस 1 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस I इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो 1 माइनस I इक्वल टू अल्फ़ा कामन ले लेंगे 1, या इसको जो है डिफरेंस घटा देंगे तो घटाने पर आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा निकालने का, अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस I इंटू 2। तो इस फार्मूले की सहायता से हम एस्थेनोइक एसिड के वियोजन की मात्रा अल्फ़ा की गणना कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे किसी भी संगुणित होने वाले पदार्थ के लिए फार्मूला। मान लिया Na एक संयुक्त होने वाला पदार्थ है, संगुणित होने वाला पदार्थ है, और ये AN में परिवर्तित हो रहा है। तो T बराबर 0 टाइम पर इसका 1 मोल है, ये 0 मोल है, 0 मोल। T समय पर इसका 1 माइनस अल्फ़ा मोल रह गया, निकल गया,
तो यहाँ बन गया n अल्फ़ा मोल बन गया। क्या बन गया, सॉरी यहाँ पर मात्रा घटेगी तो अल्फ़ा बाई n मोल बन गया। क्या बन गया, अल्फ़ा बाई n मोल बन रहा है। तो I की वैल्यू क्या होगी, वियोजन के पश्चात मात्रा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n अपान 1। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा I माइनस 1 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। ठीक है, अब इसको हम यदि पलटेंगे माइनस मल्टीप्लाई करा के तो 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई n। ठीक है, 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फ़ा कामन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 1 बाई n। तो 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फ़ा, इसको अंदर लिख सकते हैं n माइनस 1 बाई n। ठीक है, देन अल्फ़ा निकालने का जो फार्मूला बनेगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस आई अपान n माइनस 1 इंटू n। इस फार्मूले की सहायता से संगुणित होने वाले पदार्थ की मात्रा की गणना की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये विलेन चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो था। अब हम लोग कल से डिस्कस करेंगे विलेन चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे, सभी टॉपिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल या सवाल कल हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर ये स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कर दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।